नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रेगुलर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग गुप्त वंश से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इन्हीं टॉप 30 क्वेश्चंस में आपके पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसमें होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए पूछा गया है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए संस्थापक जब भी पूछेगा तो आप करोगे श्रीगुप्त, ऑप्शन बी। लेकिन अगर पूछ लेगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बताइए, यहाँ पर अगर जुड़ गया कि वास्तविक संस्थापक बताइए तो आप क्या करोगे? चंद्रगुप्त प्रथम करोगे, तो ऑप्शन ए। ठीक है ना। यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन गुप्त वंश के संस्थापक तो श्रीगुप्त, दूसरा क्वेश्चन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम। ऐसा इस वजह से क्योंकि श्रीगुप्त अयोग्य था, श्रीगुप्त ने केवल स्थापना की थी, और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे इनके काल में गुप्त संवत चलाया गया था। गुप्त संवत इन्हीं के काल में चला था, गुप्त संवत। ठीक है, कब चला था? तो 319 ईस्वी में। ठीक है, और इसका उल्लेख किस में है? तो मथुरा स्तंभलेख। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि अच्छे एग्जामों में स्तंभलेख से क्वेश्चन आते हैं। तो मथुरा स्तंभलेख में ये उल्लेख है कि गुप्त संवत कब चला। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए सेम क्वेश्चन है जैसे कि मैंने बताया आपको कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक पूछा गया है यहाँ पे, तो चंद्रगुप्त प्रथम करेंगे। ठीक है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये भी आपको याद करना है। विक्रमादित्य, शकों को मारकर विक्रमादित्य की उपाधि मिलती थी। तो गुप्त वंश का कौन सा शासक है जिसने सर्वप्रथम शकों को पराजित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक। उसके बाद एक आपको पॉइंट याद रखना है कि श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इनकी उपाधि भी पूछी जाती है कि वे महाराजा की उपाधि धारण की थी। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज इसने महाराजा, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पूछा गया है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन ए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहेंगे, और समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, यह भी याद रखना है। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, लिच्छवी दौहित्र। तो लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी समुद्रगुप्त को ही जाना जाता है। ठीक है ना। भारत का नेपोलियन भी कहते हैं और लिच्छवी दौहित्र भी कहते हैं। लिच्छवी दौहित्र का मतलब है कि इनकी जो माता जी थीं वो लिच्छवी नरेश की राजकुमारी थी, कुमार देवी नाम था। ठीक है, और कुमार देवी जो उनकी माता जी थीं, समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी। ठीक है, और समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार कुमार देवी के नाम के सिक्के चलाए थे। तो ऐसा पहली बार हुआ था इतिहास में कि किसी रानी या महारानी या राजकुमारी के नाम के सिक्के चलाए गए हों, वो है कुमार देवी। ठीक है, समुद्रगुप्त की माता हैं। तो लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे देखेंगे। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? हरिसेन किसका राजकवि था? तो हरिसेन था समुद्रगुप्त का राजकवि। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हरिसेन किसका राजकवि? समुद्रगुप्त का। हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। तो पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति किस राजा से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में। अब प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में। इम्पॉर्टेंट क्या है? संस्कृत भाषा में। और शैली कैसी है इसकी? शैली आपसे पूछेगा। शैली है चंपू। ठीक है ना, शैली कैसी है? चंपू शैली है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? अब देखो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख,
इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया प्रयाग हो गया है, तो प्रयाग स्तंभ लेख, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, तो हरिसेन, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का दरबारी हरिसेन, ठीक है ना, समुद्रगुप्त का दरबारी हरिसेन, और हरिसेन ने ही इलाहाबाद स्तंभ लेख बनवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया था। अब देखो गुप्त संवत कब से शुरू हुआ, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, लेकिन एक बार फिर बताता हूँ। तो ऑप्शन सी 319 ईस्वी। और किस समय चला था, शासक कौन था, तो याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम। मैं लिखता हूँ आपको, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया और अपना राज्याभिषेक किया। इसका उल्लेख किस में है, मथुरा स्तंभ लेख, बहुत इंपॉर्टेंट, मथुरा स्तंभ लेख में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। निम्न में किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट, किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। देखिए सिक्के कई लोगों ने चलवाए, लेकिन संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं, ये क्वेश्चन है, तो गुप्त हैं। कैसे, समुद्रगुप्त, मैं नाम लेता हूँ समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त की एक उपाधि है कविराज, इसकी उपाधि क्या है, कविराज, ये भी आपको याद रखना है। कविराज उपाधि है, तो इससे पता चलता है कविराज की उपाधि है क्योंकि समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं उन पर वीणा की चित्रण बना हुआ है, वीणा, ठीक है ना, वीणा जो है उसका चित्रण बना हुआ है, इस वजह से संगीत के प्रति काफ़ी प्रेम है, सिक्कों में ऐसा दर्शाया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है गुप्त वंश का ये कार्य है। नेक्स्ट, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था। तो वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि या पदवी ग्रहण की थी, तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी वजह से इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। किसे, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब एक बात और याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने शक वंश के राजा रुद्रदामन को पराजित किया, और जो शक वंश के राजा को पराजित करता है उसे विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासन काल में फाहियान भारत आया था, चीनी यात्री फाहियान, इंपॉर्टेंट, फाहियान भारत आया था। फाहियान की पुस्तक फोको की, ठीक है, ये आपको पुस्तक भी याद करनी है, कौन आया था, किसके काल में आया था, वो सब याद करना है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राज कवि थे। कालिदास किसके राज कवि थे पूछा गया है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न। और ये 9 रत्न कहाँ रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी अयोध्या में रहते थे, तो वहीं पर कालिदास रहते थे, ठीक है ना। कालिदास की कई रचनाएं हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक रचनाओं का वीडियो अलग से बनाएंगे, उसमें जितने भी महाकवि हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं जो इतिहास में वो लिखित हैं उनको कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना। उसका अलग से सेपरेट वीडियो में बनाऊँगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, वराहमिहिर थे, वराहमिहिर कौन थे। तो पहली बात तो वराहमिहिर आपको पता होना चाहिए, वराहमिहिर जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में शामिल थे और अयोध्या में रहा करते थे, और ये एक खगोल शास्त्री थे। तो ऑप्शन डी याद रखना है, खगोल शास्त्री थे, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। धन्वंतरी भी चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न में शामिल थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था, ऑप्शन डी। जितने भी 9 रत्न हैं आपको पता होने चाहिए, तो एक एक करके मैं यहाँ पे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 नहीं याद हो रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, 9 आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है वो आपसे पूछे जाएंगे। धन्वंतरी कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी, ये क्या थे, किससे संबंधित है, चिकित्सक से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट, चिकित्सक से संबंधित कौन थे, धन्वंतरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो जैसा कि मैंने बताया फाहियान की रचना क्या है? फोको की, ठीक है ना, ये को है, फोको की फाहियान की रचना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? इम्पॉर्टेंट, दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? तो दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया। ठीक है, आर्यभट्ट ने किया। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक आपको बोलूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि सर्वप्रथम दशमलव पद्धति पर सेना किसने बनाई थी? दशमलव पद्धति पर सेना किसने बनाई थी, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पे? तो ये बिहार में है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक था और कुमारगुप्त प्रथम के समय में ही सर्वाधिक अभिलेख मिले। कुमारगुप्त प्रथम शासक है जिसके अभिलेख बांग्लादेश से भी प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बांग्लादेश से किसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कुमारगुप्त प्रथम के। और नालंदा विश्वविद्यालय को फिर जलाया किसने था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने होड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो देखो, होड़ पहली बार जब आए थे तो उनको आक्रमण करने से पहली बार स्कंदगुप्त ने रोका था। ठीक है ना, स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया और होड़ों का आक्रमण सर्वप्रथम किसके काल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के ही काल में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अब भीतरी का अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट, भीतरी का अभिलेख, ये अभिलेख किसका है? यह है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का अभिलेख क्या है? भीतरी का अभिलेख। और भीतरी के अभिलेख में होड़ों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो परम भागवत की उपाधि धारण सबसे प्रथम समुद्रगुप्त ने की थी। देखो, समुद्रगुप्त की कोई एक उपाधि नहीं थी, समुद्रगुप्त की कई उपाधि थी। परम क्रमांक, अश्वमेधकर्ता, अब परम भागवत, जैसा कि ये लिखा हुआ है परम भागवत। और सिक्कों पर वीणा की तस्वीर थी, इस वजह से कविराज भी इसको कहा जाता था। तो कई सारी उपाधियाँ हैं प्रमुख। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? अब देखो, कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ है, ये कौन सा लौह स्तंभ है, ये अभी आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना है मेहरौली। अब आप कुछ लोगों को बिल्कुल याद आ गया होगा। तो मेहरौली स्तंभलेख है जो किससे संबंधित है? मेहरौली स्तंभलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और यहाँ पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं लिखा गया है मेहरौली स्तंभलेख में, वहाँ पे केवल चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। और चंद्र नामक राजा है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो देखो, गुप्त काल में चांदी और सोने दोनों के सिक्के चलते थे। ठीक है ना, तो चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो चांदी के सिक्कों को कहते थे रूपक, ऑप्शन ए। और जो सोने के सिक्के होते थे, ठीक है ना, चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे और जो सोने के सिक्के होते थे उनको दिनार कहते थे। तो ए और बी दोनों आपको याद होने चाहिए। रूपक मतलब चांदी और दिनार मतलब सोने के सिक्के। नेक्स्ट, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो देखो, सोने के सिक्के जो हैं सबसे ज़्यादा गुप्त काल में बनाए गए थे, गुप्त काल में जारी किए गए थे। अब देखो, सोने के सिक्कों के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? केवल आपसे यही नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जारी हुए? गुप्त काल में। शुद्ध सोने के सिक्के, सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने जारी किए। ठीक है ना, जहाँ पे शुद्ध लग जाए वहाँ पे कुषाण, और जहाँ पर केवल सिक्कों की बात करें, केवल सोने के सिक्के, वहाँ पर गुप्त। और अगर पूछे सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यवन शासकों ने, हिंद यवनों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है ना, तो हर टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है?
तो देखो सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख में, ऑप्शन बी। एरण अभिलेख जो है ये 510 ईस्वी इसकी डेट मिलती है और ये जो है विष्णुगुप्त से संबंधित है। विष्णुगुप्त कौन है? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त, उससे संबंधित है। और सती प्रथा को पूर्णतः बंद किसने किया था ये भी बता दूं, तो 1829 में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर समाप्त किया था सती प्रथा को, ठीक है ना। तो 1829 में बंद हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, ऑप्शन ए। अगर गुप्त काल में भी पूछे कि भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग किस शासक के काल को कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, बिल्कुल अच्छे से याद करना है। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो काल है उसको भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल से ही माना जाता है मंदिर निर्माण की कला, क्योंकि मंदिर का निर्माण यहाँ पर ज़्यादातर हुए हैं, ठीक है। जैसे देवड़ा का मंदिर है, दशावतार मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर है, तो कई टाइप के मंदिर हैं जो गुप्त काल में बने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये हो गया, हाँ ये हो गया क्वेश्चन, इसको देखेंगे। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो देखो अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित हुई, पहली चीज। अगर यहाँ पे आपसे पूछता है कि अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित हुई, तो पहली बात तो गुप्त काल में। किसके संरक्षण में निर्मित हुई? तो वाकाटक वंश। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, वाकाटक वंश, क्योंकि गुप्त और वाकाटक ये एक दूसरे के समकालीन थे। गुप्त काल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का जो विवाह हुआ था वो वाकाटक वंश के शासक के साथ हुआ था, ठीक है ना। रुद्रसेन द्वितीय नाम था, तो वाकाटक वंश के शासक के साथ हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकाटकों के संरक्षण में हुआ। वाकाटक ऑप्शन में नहीं है तो आप गुप्त करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश प्रसिद्ध किस लिए था? तो कला और स्थापत्य, जैसे मैंने बताया कि मंदिर निर्माण की कला, ठीक है ना। तो मंदिर निर्माण यहाँ पे प्रमुख भूमिका निभा रहा है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख, जैसा कि मैंने बताया कि एरण अभिलेख का संबंध एरण अभिलेख में है क्या? तो एरण अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख मिलता है, 510 ईस्वी इसकी डेट है, और ये है विष्णुगुप्त से संबंधित। अब विष्णुगुप्त तो ऑप्शन में नहीं है, तो विष्णुगुप्त का दूसरा नाम है भानुगुप्त, ठीक है। तो आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको पहले बताया जैसे एरण अभिलेख के बारे में, तो एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो विष्णुगुप्त या भानुगुप्त, गुप्त वंश का अंतिम शासक, ठीक है। नेक्स्ट, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? तो बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ होती है? तो गुप्त काल में, ठीक है। बाल विवाह किस काल में शुरू हुआ? गुप्त काल में शुरू हुआ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं, और एक और ले लो यहाँ पर गुफा एलिफेंटा भी गुफा काफ़ी प्रसिद्ध है। तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये तीनों गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद में, ठीक है, महाराष्ट्र में भी औरंगाबाद में है। तो ये आपको याद करना है। और किससे संबंधित है? तो गुप्तों से भी संबंधित है, कुछ पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। तो जब अलग स्थापत्य बताएंगे तो उसमें आपको पूरी कंप्लीट डिटेल मिलेगी। तो ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं यहाँ पर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आपको इसी टाइप के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।